body down an inclined plane, फिर acceleration of a body sliding down an inclined plane, फिर friction is a necessary evil। ये हमने लास्ट में करा था। मैंने बीच में ना 2 न्यूमेरिकल्स छोड़ दिए थे। मैंने बताया था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको जो डेरिवेशन है। तो ये देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। आप आ जाइए पेज नंबर 38 पर। पेज नंबर 38 पर आ जाइए। पेज नंबर 38 पर जो क्वेश्चन है, डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary, given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि एक ट्रेन है, उन्होंने बोला डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। ठीक, तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ट्रेन है और ट्रेन के अंदर ट्रेन के बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे उसके वो होते हैं। तो आप ये देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें ध्यान किस चीज़ पर देना है। जैसे मान लीजिए ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है ये, और इसके ये व्हील्स हो गए ना, व्हील्स लगे हुए, और इसमें कंपार्टमेंट में यहाँ पर इधर ये फ्लोर है, और इस फ्लोर के ऊपर ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर ये बॉक्स रखा हुआ है। अब ट्रेन अभी खड़ी हुई है ना, चल नहीं रही है। अब ट्रेन ने धीरे 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 चलना शुरू करा। ठीक है, तो जरा सी स्पीड से चली ट्रेन। अब मान लीजिए वो चलते चलते कितनी हो गई स्पीड उसकी, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है। 10 किलोमीटर पर आवर पर भी वो बॉक्स जो है वो स्टेशनरी रखा हुआ है। उसके बाद वो हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, तब भी वो स्टेशनरी रखा हुआ है। फिर थोड़ी और बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी। हम धीरे धीरे उसकी ट्रेन की स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, और ट्रेन की स्पीड जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वो जो बॉक्स है वो स्टेशनरी रखा हुआ है। अब ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है कि वो बॉक्स स्टेशनरी रुक नहीं पा रहा है वहाँ पर, वो बॉक्स पीछे की तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक व्हीकल है वो अचानक से बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो गया या बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा है। तो अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ स्पीड से चल रही है तो मुझे कोई पोल वगैरह पकड़ना पड़ेगा। अगर हम वहाँ पर खड़े रहेंगे तो हम पीछे की तरफ जाने लगेंगे। उसका रीज़न क्या है कि अगर ट्रेन में हम खड़े हुए भी हैं और विदाउट एनी सपोर्ट हम खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो पैर हैं, जो हमारे जूते हैं, उनके नीचे जो सोल है उसमें और जो ट्रेन का फ्लोर है उसके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, उस स्टैटिक फ्रिक्शन ने हमको रोक रखा है। इसी वजह से इस क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर वो बोल रहे हैं डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप उस ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना रख सकते हैं ताकि वो बॉक्स जो है वो रुका रहे, वो पीछे मूव ना करने लगे। समझ गए? कि ऐसा ना हो कि इतना तेज एक्सेलरेशन हो, इतनी तेज उसकी वेलोसिटी बढ़े कि वो पीछे की तरफ खिसक जाए। ठीक, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर ये है कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन maximum acceleration of the train for the box to remain stationary. The maximum acceleration of the train for the box to remain stationary is provided by static friction. समझ रहे हैं? फॉर द बॉक्स टू रिमेन स्टेशनरी, यानी कि बॉक्स रुका रहे, बॉक्स स्टेशनरी रहे। तो वो चीज़ प्रोवाइड कौन करा रहा है उसको कि बॉक्स रुका रहे? वो चीज़ प्रोवाइड कौन करा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है उस चीज़ को। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि 3 तरीके का फ्रिक्शन होता है। तो एक था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है कि भाई रुक ही रहे बॉडी, है ना, वो रुक ही रहे बॉडी। और एक होता है आपका लिमिटेड फ्रिक्शन। लिमिटेड फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि बॉडी जस्ट स्टार्टेड टू मूव, बॉडी ने जस्ट मूव करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो वो होता है हमारा लिमिटेड फ्रिक्शन। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ये है कि बॉडी मूवमेंट में है। ठीक है, यानी कि वो जो बॉक्स है वो मूव कर रहा है। ठीक, तो अब हम ये कहेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब तो ये हो गया कि बॉडी जस्ट स्टार्टेड टू मूव। लिमिटिंग फ्रिक्शन की नहीं चाहिए, स्टैटिक की चाहिए हमको। तो हम ये कहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस
स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू न्यू एस आर, समझ गए? लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर, मतलब ये म्यू एस आर से कम ही कम होगा। क्यों? ये म्यू एस आर क्या होता है? म्यू एस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है एफ एस मैक्स के इक्वल। तो एफ एस मैक्स तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया। अब हम मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया यानी कि स्टैटिक वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया कि इसके बाद बॉडी धीरे धीरे मूव करना शुरू कर जाएगी। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं एफ एस की बात करूँ यानी कि मैक्स की बात ना करूँ तो वो कम फ्रिक्शन क्या होगा? वो म्यू एस आर से कम ही होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इससे कम होगा। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसी की वजह से तो वो बॉडी एक्सेलरेट कर पा रही है और ये स्टेशनरी है, ठीक है? तो हम इस फ्रिक्शनल फोर्स को किसके बराबर बोलेंगे? एम ए के बराबर बोलेंगे, ठीक है? तो मैंने ये इसको एम ए के बराबर यहाँ पर ऐसे लिख दिया और ये जो म्यू एस आर है इसको किसके बराबर बोलेंगे? म्यू एस एम जी। ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं? बेसिकली जो रिलेशन तो ये है, रिलेशन तो ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही कम होगा। म्यू एस आर एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना? तो जो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, या हम ये कहेंगे जब उसने जस्ट चलना शुरू करा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल हो सकता है और नहीं हो सकता, जनरली कम ही रहेगा। अच्छा, तो एफ एस किसके इक्वल है? एम ए के इक्वल। तो एफ एस की जगह लिख दीजिए एम ए। म्यू एस आर किसके इक्वल है? म्यू एस एम जी के इक्वल। तो लिख दीजिए म्यू एस एम जी। यहाँ तक बता दीजिए सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तब क्या होगा? इधर भी एम है और इधर भी एम है, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। म्यू एस और जी दोनों की वैल्यू क्योंकि एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर। ये समझ में आ गया? ये तो रिलेशन है। एफ एस मैक्स किसके बराबर है? म्यू एस आर के बराबर, ठीक है? सबसे छोटा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे जस्ट बड़ा यानी कि बॉर्डर लाइन वाला क्या है? एफ एस मैक्स, और इससे बड़ा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ ए। तो ये जो एफ एस है ये तो इससे छोटा होता है, एफ के जो है ये इससे बड़ा होता है। तो एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर। ये हो गया। एफ एस का फॉर्मूला है भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसने उसको रोक रखा है, ठीक है? अब आप ये बताइए कि ये रुका हुआ है यहाँ पर, अब ये जो ट्रेन है ये एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेन चलती जा रही है आगे की तरफ, ठीक? तो जब ये आगे जा रही है तो इसका जो फोर्स है, इस पर लगने वाली फोर्स, इस बॉक्स पर जो फोर्स लग रही है जो इसको आगे ले जा रही है वो कौन सी है? एम ए। तो ये बॉक्स आगे क्यों जा रहा है? ये बॉक्स आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि इसको, और ये फिसल के पीछे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसको इस एफ एस ने बैलेंस कर रखा है। अरे सुन लो, इधर देख लो, है ना? तो इधर देखो। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन ने ही तो इसको रोक रखा है। तो एफ एस और एम ए ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है? तो एफ एस तो एम ए के इक्वल हो गया। म्यू एस आर जो है, आर की वैल्यू कितनी होती है? ये एम जी है और ये आर है, मैंने आर की जगह एम जी लिख दिया बस। अब एफ एस किसके इक्वल है? एम ए के इक्वल। तो एफ एस की जगह एम ए लिखा। म्यू एस आर किसके इक्वल है? म्यू एस एम जी की जगह तो इसके इक्वल ही लिखा, ठीक है ना? इन इक्वेशन होती वही है, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ए इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 0.15 और जी दे रखा है 10। A is less than equal to 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा तो वो बॉक्स रुका रहेगा, नहीं तो बॉक्स खिसक के पीछे जाने लगेगा। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई? बताओ। यस सर। ठीक है। आर्या? यस सर। ठीक है। हमने ये कहा कि एफ एस जो है वो म्यू एस आर से कम होगा, ठीक है? क्योंकि एफ एस मैक्स सबसे छोटा फ्रिक्शन ये है जब बॉडी रुकी रहती है। जब बॉडी जस्ट खिसकना शुरू होती है तब उस टाइम उस पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है दैट इज एफ एस मैक्स, और जब बॉडी मोशन में आ जाती है तब उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, वो होता है एफ के। तो हमें तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करनी है क्योंकि ट्रेन भले ही मूव कर रही है लेकिन हमें इस बॉक्स की बात करनी है। बॉक्स तो रेस्ट में है ना? तो बॉक्स रुका हुआ है, एक्चुअली बॉक्स पीछे नहीं खिसक रहा है, वैसे तो ट्रेन के साथ आगे जा रहा है। तो बॉक्स को पीछे फिसलने से किसने रोक रखा है? इस स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक रखा है उसको। तो
और आगे वो किस फोर्स के साथ जा रहा है, ma से, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो ma है और fs है, इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। तो इसीलिए fs को तो मैंने ma के बराबर रख दिया। ये रिलेशन होता है, fs इज लेस देन इक्वल टू μs r, ये रिलेशन होता है। r किसके इक्वल है, क्योंकि ये बॉक्स जो है ये यहाँ तो स्टेबल है ना, ऊपर नीचे नहीं खिसक रहा है, तो r जो है वो mg के इक्वल है, तो μs r की जगह μs mg लिख दिया। तो अब इस μs mg को यहाँ लिख दिया और fs को यहाँ रख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल, ma इज लेस देन इक्वल टू μs mg, m से m कट गया, μs और g की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04? what is the tension in the string? अब आप ये देखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन का ही एक टाइप है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं ना, जब मूवमेंट में आ जाती है बॉडी तो हम ये कहते हैं कि तब उस पर जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अब वो बॉडी या तो घिसटती हुई जा रही है, तो जब घिसटती हुई जा रही है तब उसी फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर वो बॉडी लुढ़कती हुई जा रही है, जैसे यहाँ पर बेसिकली जो ट्रॉली है वो ट्रॉली मूव कैसे कर रही है, पहियों के ऊपर मूव कर रही है, तो पहिए लुढ़कते हुए जा रहे हैं, तो उनको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और ये दोनों ही काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रॉली दे रखी है, ट्रॉली ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर। तो ये जो एक्सेलरेशन ए है ना, वो ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये लिखिएगा, सिंस बोथ ट्रॉली एंड बॉक्स, since both trolley and box are joined by a single string, so they both will have the same acceleration. They both will have the same acceleration. ठीक है? Since
there is only one string, so tension will also be the same. एक्सेलरेशन इस वजह से सेम होगा कि जैसे मान लीजिए ट्रेन है ना, या मान लीजिए घोड़ा गाड़ी है, तो वो घोड़ा दौड़ रहा है और गाड़ी को खींच रहा है, तो घोड़े का और गाड़ी का दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही तो होगा, ठीक है ना। जैसे ट्रेन चल रही है तो एक कंपार्टमेंट है, दूसरा है इंजन है, वो सारे के सारे कनेक्टेड है, तो सबका एक ही तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सारे एक सिंगल सिस्टम बना रहे हैं। समझ गए? क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्स अलग अलग होगी, लेकिन समझ गए? फोर्स अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि भाई एक्सेलरेशन ही तो सेम है, मासेस तो अलग अलग है दोनों के, है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स अलग अलग होगी, ठीक है। चलिए, कर लिया क्या? अच्छा, क्या आंसर आ रहा है बताओ? अच्छा, आंसर मैच कर लिया? क्या क्या है? 0.9 आ रहा है, 27.3 अच्छा ठीक होगा। चलिए 27.12 दे रखा है इसमें, कोई भी थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन चलता है। जी की वैल्यू टेल ली है? हाँ, टेल ही दे रखी है इसमें। एक बार हाँ थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई जब यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का नीचे की तरफ, 30 न्यूटन समझ गए ना क्यों लग रहा है? क्योंकि 3 किलोग्राम इस तरफ है तो 3 × 10, इसलिए 30 न्यूटन हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है जी को 30 ले लो, तो ये 30 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, तो इस तरफ खिंचाव पड़ रहा है इस पर, तो रोप में खिंचाव लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो टी यानी कि टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। उसके बाद देखिएगा कि अब ये जो रोप है, ये इसको ये जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली इस तरफ, इस पर फोर्स लग रही है, ट्रॉली पर फोर्स इस तरफ लग रही है, तो टेंशन किस डायरेक्शन में होगी? टेंशन इस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन का मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ट्रॉली ऐसे जा रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट फ्रिक्शन इज एफ के, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। टेंशन ट्रॉली वाला इस तरफ नहीं है, इस तरफ ओवन पर हाँ सॉरी मैंने गलत टेंशन में ये इस तरफ लगेगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो फोर्स कौन सा लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो टेंशन इस तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा कि मैं इसकी बात करता हूँ फॉर द बॉक्स। फॉर द बॉक्स, तो जब हम बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स अल्टीमेटली जा कहाँ रहा है? नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि नीचे लगने वाला फोर्स कितना है? 30 न्यूटन, ठीक है। ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है? T, है ना, तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 3a, है ना, 3a। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक समझ गए? ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अपना बात करूँगा फॉर द ट्रॉली। हाँ, 3a कैसा है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना था बॉक्स का? 3, तो m इंटू a। ये a की डायरेक्शन दे रखी है, ये बता रखा है कि ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे फॉर द ट्रॉली, ठीक है जी। तो ट्रॉली पर देखिएगा, ट्रॉली पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो टेंशन इस तरफ लग रही है, ठीक है, तो टेंशन इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस तरफ लग रही है, तो T माइनस एफ के विल बी इक्वल टू दिस m इंटू ए, ठीक है। तो T माइनस एफ के विल बी इक्वल टू m a, m कितना है? 20, तो 20a, ठीक है। अच्छा, T ये हो गया, और एफ के क्या होगा? कितना? म्यू के इंटू आर, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू आर, म्यू के इंटू आर इज इक्वल टू 20a। हाँ जी, आर कितना हो जाएगा? mg, और m किसका? इसका, है ना। म्यू के कितना दे रखा है? 0.04,
और r की जगह आ जाएगा mg इज इक्वल टू 20a d माइनस 0.04, मास कितना है 20 और g कितना है 10 इज इक्वल टू 20a, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, ये 2 0 से 1 0 और 1 0 ये इस तरह से करके, तो t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये प्लस का t है और ये माइनस का t है, तो ज़्यादा बढ़िया मेरे को यही लग रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, तो प्लस टी और माइनस टी कट जाएंगे, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी और प्लस टी तो कैंसिल आउट हो गया, 30 और माइनस 8 कितना हो गया 22, और 3a प्लस 20a, ये 22 इज इक्वल टू 23a, 22 अपॉन 23, उसके बाद देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 1 से थोड़ा सा कम, वही आंसर दे रखा है 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकालने के लिए तो मास इनटू एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला, टेंशन के लिए क्या करिए कि इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी एक ही वैल्यू डाल दो, हो जाए। जैसे टेंशन एक फोर्स है तो उस पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन वाला, ठीक लग जाएगा, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर एक फोर्स ये भी लग रही है, ठीक है, पर टी ऊपर की तरफ लग रहा है और एक्सेलरेशन भी इसका नीचे की तरफ लग रहा है, तो मुझे इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, और वो इक्वेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एक ही वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, टी आ जाए। यहाँ पर देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो 30 माइनस t is equal to 3 into 0.96, 3 6 are 18, 1 carry, 3 9 are 27 और 1 2.88, इसको इधर ले आओ, 10 minus 8 is 2, 9 minus 8 is 1 और 27.12 न्यूटन, 27.12 न्यूटन, ये सभी को क्लियर है भी बताइए। अच्छा इसके बाद वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगले जो जितने भी टॉपिक्स थे ये हमने यहाँ तक कर लिया था, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। उसके बाद देखेंगे कि मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन मतलब हमको फ्रिक्शन रिड्यूस करना है, तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या करते हैं कि कहीं पर आप लुब्रिकेशन कर दीजिए, कहीं पर ग्रीस लगा दीजिए या ऑयल लगा दीजिए, तो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बाई पॉलिशिंग द सरफेस। सरफेस है, सरफेस को पॉलिश कर दो, ठीक है, तो जब उसको पॉलिश कर देंगे, जैसे फर्श बनता है तो फर्श पर पॉलिश करते हैं, तो जब पॉलिश करते हैं तो वो फर्श काफ़ी स्मूथ बन जाता है, ठीक है। दूसरा है बाई लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का मतलब क्या है कि आपने उसके ऊपर कोई भी ऑयल जैसी चीज़, कोई भी चीज़ आपने उसके ऊपर स्प्रेड कर दी, तो वो चीज़ जो है वो स्मूथ हो जाती है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तीसरा है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब क्या है, स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब क्या है कि उसकी एक शेप आपने बना दी। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक बस देखेंगे, है ना, तो बस में क्या होता है कि बस आगे से ऐसे मतलब पूरा एक शीट लगी रहती है, पूरी बड़ी सी मेटल की एक शीट लगी रहती है और सामने शीशा भी इस तरीके से होता है। तो वो तो बस जो है, बस में अगर मान लीजिए कि हम बस का कंपैरिजन कर रहे हैं किसी ऐसी बस के साथ में जो बस इस तरीके से बनी हुई है, जो आगे से स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन का मतलब ये है कि आगे से शार्प है, पीछे से भले ही वो ब्रॉड है, आगे से नैरो बना रखा है उसको। तो स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब ये है कि वो हवा को, जो एयर रेसिस्टेंस है, वो हवा को काटते हुए और फिर निकल जाएगी। और इसी वजह से जो भी कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन कभी आपने ऐसा थोड़ी देखा होगा कि वो पूरा बड़ा सा बॉक्स सा बना दिया,
भाई एरोप्लेन के अंदर भी तो सीट वगैरह ही लगी रहती है ना, तो उसको ऐसा क्यों बनाया जाता है कि आगे से पॉइंटेड है और पीछे से इस तरीके से फैला हुआ है, ऐसा क्यों बनाया जाता है? उसको भी पूरा बस की शेप पे बना दो, जब उड़ाना ही है तो हवा में, है ना। तो होता क्या है कि एयर रेजिस्टेंस से वो ख़राब हो सकता है, मतलब उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इस वजह से स्ट्रीम लाइनिंग करी जाती है एयर फ्रिक्शन, उसको एयर फ्रिक्शन बोलते हैं, एयर फ्रिक्शन से बचने के लिए, ठीक है। इसीलिए जितनी भी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स कार जो होती है, तो स्पोर्ट्स कार भी आगे से शार्प बनाई जाती है, पीछे से भले ही वो चौड़ी हो, आगे से शार्प बनाई जाती है। तो अब देखिएगा कि एक स्ट्रीमलाइनिंग हो गया, और दूसरा चौथा है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स क्या होती है, जैसे व्हील होता है, साइकिल का व्हील है, वो साइकिल के एक्सल पर घूमता है, तो वो जो एक्सल है उस एक्सल में और व्हील का जो अंदर वाला जो इनर ड्रम है उसके बीच में छोटी छोटी ना आयरन की बॉल्स होती है, ठीक है। तो वो बॉल्स जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, तो वो ज़्यादा आसानी से घूमता है पहिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ये है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन मतलब कभी कभी उनको फ्रिक्शन बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर टायर के जो अगर कार के जो टायर हैं वो हम बिल्कुल चिकने बना दें, एकदम स्मूथ बना दें, तो वो ऐसे ऐसे स्लिप कर देंगे, है ना, वो चलेंगे नहीं, प्रॉपरली चलेंगे नहीं। तो उनके केस में हमको फ्रिक्शन को इम्प्रूव करने की, इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज़ करा जाता है, टायर्स में कट लगा कर, वो डिज़ाइन जो बनाते हैं जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। आपकी कोई पुरानी अगर चप्पल है जो घिस चुकी है बहुत ज़्यादा है, आपने 2 साल 3 साल खूब पहनी है, वो पूरी घिस चुकी है, अब आप उस फर्श पर चलते हैं तो वो ऐसे स्लिप हो जाता है आपका पैर, ठीक है। तो उसका बहुत सस्ता सा एक तरीका है कि कोई पुराना ब्लेड हो या कोई पुरानी चाकू हो, उससे 3-4 कट लगा दो, उसका जो सोल है ना उसमें 3-4 कट लगा दीजिए, और फिर फ्रिक्शन बढ़ इस वजह से जाती है कि जैसे ही आप उस पर पैर रखेंगे, पैर का वजन पड़ेगा तो वो खुलेगा। अब जब वो खुलेगा तो जो आपने कट लगाया है वो कट थोड़ा सा खुलेगा, जब खुलेगा तो बीच में एयर गैप बनेगा, और वो जो एयर गैप है वो एयर गैप एक फिल्म बना देता है, तो फर्मली किसी भी चीज़ को रोक कर रखता है। जैसे वो नहीं देखा आपने, वो बचपन में वो देखी होगी, वो बंदूक आती थी, उस बंदूक में वो डंडी लगी रहती थी और आगे से वो गोल सा होता था, उसको मारते तो माथे पे चिपक जाता था, ऐसे होता नहीं था वो प्लास्टिक का, है ना। तो वो इस वजह से होता था, वो अगर फ्लैट बना दिया जाए उसको तो क्या वो चिपकेगा कहीं पर नहीं, तो उसके अंदर गैप इस वजह से बनाया गया कि जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ते ही वो जो एयर है वो बीच की एयर निकल जाएगी और वो एक फिल्म की तरह सामने शीशे पर या किसी वुडन सरफेस पर वो या माथे पर कहीं पर भी चिपक जाएगा। तो वो जो आप एक कट लगाते हैं, कुछ बचपन की कहानी याद आ गई लगता है, तो वो जो कट लगाते हैं उस कट लगाने से भी क्या होता है कि जैसे ही आप प्रेशर डालेंगे, ठीक है। अब ये तो किसी ने नीचे जूते के नीचे घुसकर तो किसी ने देखा नहीं है कि जब हम चलते हैं तो होता क्या है। जब हम चलते हैं तो हम जैसे जूता खरीदते हैं, अरे वाह इसका तो सोल भी बड़ा सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो वो जो सोल है उस सोल को आपने बस खरीदते टाइम देखा, उसके बाद किसने देखा उस सोल को, फिर तो सब चल रहे हैं। तो जब आप चलते हैं तो चलते टाइम क्या होता है कि वो जो सोल है जिसमें छोटे छोटे गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं, तो वजन पड़ते ही वो जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा खुलता है ना, वो थोड़ा सा खुलता है, तो उसके बीच का जो एयर गैप है वो एयर गैप खत्म हो जाता है और वो ज़मीन के साथ टच में आता है। तो जैसे ही वो ज़मीन के साथ में टच में आता है वो चिपकता है ज़मीन के साथ, इसीलिए आप प्रॉपरली उस पर चल पाते हैं, और वो इसलिए वो घिसते हैं, फिर वो धीरे धीरे घिसते हैं। तो एक ये हो गया। उसके बाद सेकंड है सैंड इज थ्रोन ऑन ट्रैक्स कवर्ड विद स्नो। तो जो मतलब ऐसे ट्रैक्स हैं, ऐसी सड़कें हैं जिन पर बर्फ़ गिर चुकी है, तो उसके ऊपर रेत डाल दिया जाता है। रेत इस वजह से डाल दिया जाता है ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले उसको, स्नो को एब्जॉर्ब कर ले, और स्नो को जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो गीला होकर रेत जो है वो चिपक जाता है। आपने देखा भी होगा कि सीमेंट के साथ में रेत मिक्स करा जाता है। वैसे ज़्यादातर बिल्डर ना रेत में सीमेंट मिक्स करते हैं, वो पता चलता है जब दीवार पे कुछ कील लगानी होती है तो सब झड़ कर गिरता है, ठीक है। तो वो तो उल्टा सिस्टम अलग है, पर रेत इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि रेत की प्रॉपर्टी होती है कि वो ज़रा सा भी जब गीला होता है तो वो किसी भी चीज़ को आसानी से मतलब होल्ड कर सकता है। तो रेत जब फैल जाएगा स्नो के ऊपर, स्नो गीली है ही, तो उसके ऊपर जब रेत फैल जाएगा तो वो फ्रिक्शन बढ़ा देगा, तो टायर्स जो हैं गाड़ियों के वो स्लिप नहीं करेंगे रोड में। अगला देखिए, ऑन अ रेनी डे वी थ्रो सम सैंड ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। तो रेनी डे पर भी यही होता है कि जो स्लिपरी ग्राउंड होता है, कहीं कीचड़ वीचड़ हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर जो है लोग लाकर रेत डाल देते हैं। रेत डालने से क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है, तो स्लिप होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। नॉर्मल मिट्टी डाल दें तो भी हुआ, किस पर नॉर्मल मिट्टी डाल दें रेत की जगह,
वो मिट्टी का ये है ना कि मिट्टी जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर वो मड बन जाती है और मड हमेशा स्लिपरी होती है। तो इस वजह से रेत डाल दिया जाता है, क्योंकि रेत कभी भी मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं होता। वो मिट्टी के ऊपर एक लेयर बना देगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। चलिए जी, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, पुलिंग अ लॉन रोलर इज ईजियर देन टू पुश इट। ठीक है, ये वाला टॉपिक तो याद होगा, खास टॉपिक है। ये क्या हो गया? चलिए मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रहा इस पानी की बॉटल डाल दो। हूँ। पानी की बॉटल बोतल रखी थी मैं ऐसे मुझे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें भी है। किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है आपका ये मुझे सर्कुलर मोशन, उसमें है। ये सब तक आ रहे हैं, तो मैं वही डाउट क्या है उसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है। बाद में मैंने मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। जो देख रहे हैं खाली बोतल वो दे देना, देखो पीछे है क्या उसमें पानी? पानी नहीं सर है नहीं है। नहीं, निकाल लेना, निकाल देते।
चलिए जी, अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है पुलिंग अ लॉन रोलर इज ईजियर देन टू पुश इट। एक लॉन रोलर अगर है तो लॉन रोलर को हम आसानी से उसको पुल जो है वो पुल तो कर सकते हैं, लेकिन जो पुश करना है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखनी है, डायग्राम इसका बना रहा हूँ। Pulling a lone roller is easier than to push it. ये लॉन रोलर है, लॉन रोलर समझ रहे हैं ना, तो लॉन को प्लेन करने के लिए काम आता है लॉन रोलर। फोर्स F इस तरीके से लग रही है, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ में पहले ये देखेंगे कि जब हम इसको पुल कर रहे हैं तो एक एंगल पर पुल करा जा रहा है, ठीक है। तो वो जो एंगल है वो कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ में देखेंगे कि एंगल कितना है। ये एंगल हमने ले लिया थीटा, तो F cos थीटा इस तरफ हो गया और F sin थीटा ये ऊपर की तरफ हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है suppose a force capital F is applied to pull a lawn roller of weight W as shown. If capital R is the normal reaction, then अच्छा, अगर कैपिटल R आपका नॉर्मल रिएक्शन है तो हम ये कहेंगे कि वर्टिकली तो ये कहीं मूव नहीं कर रहा ना, वर्टिकली मुझे 1 मिनट दीजिए।
इसमें देखिए सपोज अ फोर्स कैपिटल F is applied to pull a long roller of weight W as shown if R is the normal reaction then R, अब आप ये देखिए कि लॉन्ग रोलर ऊपर और नीचे कहीं नहीं जा रहा है, लॉन्ग रोलर ऐसे ही रुका हुआ है, तो इसका मतलब जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स है एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि R प्लस एफ साइन थीटा, R प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू W, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा, W माइनस एफ साइन थीटा, R हो जाएगी W माइनस एफ साइन थीटा। देयरफॉर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, therefore force of kinetic friction, तो force of kinetic friction कैसे निकलेगी, F K is equal to mu K into R, ठीक है। अब ये हो जाएगा mu K into R की वैल्यू क्या हो गई, W माइनस F साइन थीटा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन W माइनस F साइन थीटा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दिया। तो ये कौन सा केस हो गया कि जब हम लॉन्ग रोलर को पुल कर रहे हैं, पुल करने का मतलब क्या, खींच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम पुश वाला केस देखते हैं। तो पुश वाले केस में देखिएगा ऐसे ये लॉन्ग रोलर बना लिया, F है, हम इसको पुश कर रहे हैं। फोर्स F फोर्स से यहाँ पर पुश करा जा रहा है। अब जो पुश कर रहे हैं तो हमने ये कहा कि यहाँ तक ये फोर्स F आ रही है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया, थीटा। ये वाला एंगल हमने मान लिया कि भाई हॉरिजॉन्टल के साथ हम ये वाला एंगल थीटा हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि भाई ये फोर्स जो है ये फोर्स इस तरीके से आ रही है, तो ये होगी फोर्स ऐसे लगेगी F, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल आप ये देखिएगा कि इसको लाइन को अगर आगे ड्रॉ कर दूँ तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो अब ये वाला एंगल थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये F है, तो इसके साथ वाला कंपोनेंट ये हो गया F cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है तो ये हो गया F sin थीटा, F cos थीटा और F sin थीटा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद ये हो गया R डैश, अब ये F sin थीटा है और ये W है। अब आप ये देखिए ये हमारे पास इस तरफ है F K डैश, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, मैं इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है उसको मैं F K डैश बोलूँगा, क्योंकि अब हम इसको पुश करके इस तरफ मूव करवा रहे हैं। तो जब इसको इस तरफ मूव करवा रहे हैं तो फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगेन जो ये हमारा जो ब्लॉक, ये जो पूरा का पूरा रोलर है ये ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा है, यानी कि स्टेबल है, रुका हुआ है, यानी कि ये जो R डैश है ये F sin थीटा और W के दोनों के सम के बराबर है। तो हम ये बोलेंगे R डैश इज इक्वल टू W प्लस R डैश इज इक्वल टू W प्लस F sin थीटा, R डैश इज इक्वल टू W प्लस F sin थीटा, ये हो गया।
चलिए अब यहाँ से आर डैश की वैल्यू जब मैं निकाल, आर डैश की वैल्यू तो हमारे पास सीधा आ ही गई, तो यहाँ से फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जब निकालेंगे ये हो जाएगा एफ के डैश। तो एफ के डैश को क्या बोलेंगे, म्यू के इंटू आर डैश। म्यू के डैश क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, सरफेस तो दोनों सेम ही है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखिएगा तो ये एफ के डैश कितना हो गया, म्यू के इंटू आर डैश की जगह हमने लिख दिया डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। तो एफ के यहाँ पर क्या आया, म्यू के मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ रहा है डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो आप ये देखिए कि एक जगह तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या आ रहा है, म्यू के सेम है, इधर भी म्यू के सेम है, इधर है डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, इधर है डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। तो बड़ी क्वांटिटी कौन सी हुई, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा वाली। भाई यहाँ पर डब्ल्यू में यानी कि वेट में एफ साइन थीटा ऐड हो रहा है, और यहाँ पर वेट में से एफ साइन थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये छोटी क्वांटिटी होगी और ये बड़ी क्वांटिटी होगी। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पुल के केस में, ये पुलिंग वाला केस है, पुलिंग वाले केस में जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम लग रहा है ना, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो कम लग रहा है। और पुशिंग वाले केस में, ये जो पुशिंग वाला केस है, तो पुशिंग वाले केस में जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब मुश्किल यहाँ पर होगा, क्योंकि यह काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स, तो फ्रिक्शन वाली फोर्स जो अपोजिंग फोर्स है, तो अपोजिंग फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लग रही है, तो इसका मतलब पुश करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है कि ये जो फ्रिक्शन वाली अपोजिंग फोर्स है ये कम है, तो इसका मतलब पुल करने में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, बस यही चीज़ है। देखिएगा लास्ट में यही मेंशन कर रखा है इसमें कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी फाइंड दैट एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के डैश जो है वो एफ के से बड़ा होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर इन केस ऑफ पुश देन इन केस ऑफ पुल, सो इट इज ईजियर टू पुल अ बॉडी देन टू पुश इट। तो किसी भी बॉडी को पुल करना पुश करने के कंपैरिजन में आसान होता है। चलिए जी, इसके बाद ज़रा ये देखते हैं अगला जो है हमारा अगला टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। A force required to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force। तो centripetal force क्या होती है कि अगर मान लीजिए हम किसी बॉडी को अगर घुमाते जा रहे हैं, तो वो बॉडी जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग ले रखा है, पत्थर बांध रखा है उस पर, और उसको इस तरीके से घुमाते जा रहे हैं, तो हमने जो फोर्स लगा रखी है, जिस फोर्स की वजह से वो जो स्ट्रिंग है वो रुका हुआ है हमारे हाथ में, तो वो फोर्स किस तरफ लगी है। आप ये देखिए कि हमने एक स्टोन लिया, उसको एक स्ट्रिंग में बांध दिया, एक धागे में बांध दिया, और उसको ऐसे घुमा रहे हैं। अलग अलग पोजीशन है उस पत्थर की, अलग अलग पोजीशन है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी इधर, कभी इधर, है ना। तो अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट है उसका, तो इसमें होगा क्या कि हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, अंदर की तरफ लगा रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे ऐसे। कभी तो हमने रोक रखा है, नहीं तो अगर मान लीजिए हम छोड़ दें उसको तो वो तो बाहर निकल कर भाग जाएगा पत्थर। तो इसका मतलब फोर्स जो सेंटर की तरफ लगाई जाती है किसी भी सर्कुलर मोशन में, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगाई जाती है उसको रोके रखने के लिए, छोड़ देंगे तो निकल कर भाग जाएगा, उस फोर्स को हम जो सेंटर की तरफ एक्ट करती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, थोड़ा सा बचा हुआ है चैप्टर, 2 टॉपिक इसमें बच रहे हैं, ये आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और सैटरडे का मैं ऑफ रखूँगा, सैटरडे का, और हो सकता है संडे का भी ऑफ है। ठीक है, मैं बता दूँगा सैटरडे का तो पक्का ऑफ है। ठीक, तो अगली क्लास का आप देख लेना, संडे को अगर बाई चांस मुझे मौका मिला तो ले लूँगा क्लास, नहीं तो संडे का भी ऑफ ही है। मैंने बोला था ना 1-2 दिन का मेरे को जरूरत पड़ेगी छुट्टी, वही है। चलिए जी, ओके, कल पूछ लेना मुझसे, कल मैक्सिमम हो सकता है, बहुत सारे कल की छुट्टी है। अच्छा, मुझे कॉल कर लेना दिन में जिस टाइम। ओके, ओके, थैंक यू।